हैरी पॉटर और आग का प्याला। अध्याय 1। रिडल भवन। लिटिल हैंगल्टन गांव के लोग अब भी उस मकान को रिडल भवन ही कहते थे। हालांकि उसमें बरसों से रिडल परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। पहाड़ी पर बना ये मकान गांव से साफ नजर आता था। इसकी कुछ खिड़कियों पर पटिये लगे थे। छत के कई कबीलू गायब हो चुके थे। सामने वाले हिस्से में आईवी की बेल बेरोक टोक फैल रही थी। कभी ये एक खूबसूरत हवेली हुआ करती थी और मीलों तक इससे बड़ी और भव्य इमारत नहीं थी। लेकिन अब रिडल भवन सीलन भरा, परित्यक्त और वीरान था। यहाँ कोई नहीं रहता था। हैंगल्टन गांव के सभी लोगों की राय में इस पुराने मकान का माहौल डरावना था। 50 साल पहले अजीबोगरीब घटना हुई थी। गपशप के मुद्दे कम पड़ने पर आज भी गांव के बड़े बूढ़े उस घटना को याद करते हैं। कहानी को इतनी बार नमक मिर्च लगाकर दोहराया जा चुका था कि यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता था सच्चाई क्या थी। बहरहाल कहानी का हर संस्करण एक ही जगह से शुरू होता। 50 साल पहले जब रिडल भवन अच्छी और शानदार हालत में था, तब गर्मियों की एक सुबह एक नौकरानी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने देखा वहां रिडल परिवार के तीनों सदस्य मरे पड़े हैं। नौकरानी पहाड़ी के नीचे भागी, चिल्लाती हुई गांव में गई। उसने सारे लोगों को नींद से जगा दिया। जब उनकी आंखें खुली तो वहां पड़े लोग बर्फ की तरह ठंडे थे। उन्होंने रात के कपड़े भी नहीं बदले थे। किसी ने भी रिडल परिवार के बारे में अफसोस जताने का नाटक नहीं किया, क्योंकि रिडल परिवार को कोई पसंद नहीं करता था। बूढ़े रिडल दंपत्ति अमीर, घमंडी और बदमिजाज थे। उनका लड़का टॉम तो उनसे भी बुरा था। बस गांव वाले ये जानने के लिए उतावले थे कि हत्या किसने की है। आखिर 3 स्वस्थ लोग अचानक एक ही रात को सामान्य कारणों से तो नहीं मर सकते। उस रात को गांव के शराब खाने में शराब की बिक्री के पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे। गांव के लोग वहां पर हत्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए पहुंच गए थे। उन्हें अपने गर्म घरों के बाहर निकलने का इनाम भी मिला जब रिडल परिवार की कुक वहां नाटकीय तरीके से आ गई। उसे देखते ही शराब खाने में सन्नाटा छा गया। कुक ने कहा, पुलिस ने अभी अभी फ्रैंक ब्राइस को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रैंक? कभी नहीं! लोग चीख पड़े। फ्रैंक ब्राइस रिडल परिवार का माली था। वो रिडल भवन के मैदान में बनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। फ्रैंक युद्ध से लौटा हुआ सैनिक था। युद्ध से लौटने के बाद वो रिडल परिवार के यहाँ काम कर रहा था। कुक से ज्यादा जानकारी उगलवाने के लिए शराब पिलाने की होड़ मच गई। कुक ने शहरी का चौथा गिलास पीने के बाद उत्सुक गांव वालों को बताया, उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। उसे एक कप चाय पिलाने के लिए मुझे उससे 100 बार मिन्नतें करनी पड़ती। वो किसी से दोस्ती रखना ही नहीं चाहता था। ये बात तो ठीक है, लेकिन फ्रैंक युद्ध में घायल हो गया था। उसे शांत जीवन पसंद है। सिर्फ इसी बात के चलते उसे दोष देना ठीक नहीं है। तो फिर ये बताओ कि पीछे वाले दरवाजे की चाबी किसके पास थी? कुक ने तेज आवाज से पूछा। जहाँ तक मुझे याद है, माली की झोपड़ी में उस दरवाजे की एक चाबी काफी समय से लटकी रहती थी। कल रात को किसी ने भी दरवाजे से छेड़छाड़ नहीं की थी। एक भी खिड़की नहीं खुली थी। फ्रैंक को बस इतना करना था कि हम सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप मकान में घुस आए। शराब खाने का मालिक बोला, मेरी राय तो ये है कि युद्ध के कारण उसका दिमाग सरक गया था। अगली सुबह तक पूरे लिटिल हैंगल्टन को यकीन हो चुका था फ्रैंक ब्राइस ने रिडल परिवार की हत्या की है। फ्रैंक दृढ़ता से बार बार कहता रहा वो बेगुनाह है। उसका कहना था कि रिडल परिवार की मौत वाले दिन उसे घर के पास काले बालों और पीले चेहरे वाला एक अजनबी किशोर दिखा था। किसी और गांव वाले ने ऐसे किसी किशोर को नहीं देखा था। पुलिस को यकीन था फ्रैंक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। फ्रैंक के खिलाफ मामला गंभीर था, लेकिन रिडल परिवार के सदस्यों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सब बदल गया। पुलिस वालों ने इतनी अजीब रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी थी। उनके मुर्दा शरीरों की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि रिडल परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो जहर दिया गया था, ना चाकू या गोली मारी गई थी, ना ही उनका गला दबाया गया था। रिडल परिवार के तीनों सदस्य स्वस्थ नजर आ रहे थे। गड़बड़ सिर्फ इतनी थी कि वो मर चुके थे। डॉक्टरों ने ये जिक्र किया था कि रिडल परिवार के तीनों मृत सदस्यों के चेहरे पर दहशत का भाव था, लेकिन जैसा कि निराश पुलिस वालों ने कहा, इस बात पर कौन यकीन करेगा कि 3 लोग दहशत के कारण मर गए थे। बहरहाल जब फ्रैंक ब्राइस रिडल भवन के मैदान में बनी अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया तो गांव वाले हैरान रह गए।
और शक करने लगे। आने वाले अगले परिवार के लिए भी माली का काम करता रहा और फिर अगले परिवार के लिए भी, क्योंकि कोई भी परिवार ज्यादा समय तक यहाँ नहीं टिका। हर मालिक को डरावना एहसास हुआ, शायद कुछ हद तक फ्रैंक के कारण। मालिकों के नहीं रहने के कारण रिडल भवन खाली पड़ा रहा, उसकी हालत खराब हो गई थी। अब फ्रैंक 70 साल का होने वाला था। वो ऊंचा सुनने लगा था, उसका अकड़ा हुआ पैर अब और ज्यादा अकड़ गया था। इसके बावजूद अच्छे मौसम में वो फूलों की क्यारियों में अनमनेपन से काम करते हुए घूमता था। फ्रैंक के अकड़े हुए पैर में तेज दर्द हो रहा था, इसी कारण उसकी नींद खुली। पहले कभी इस पैर में इतना दर्द नहीं हुआ था जितना अब बुढ़ापे में हो रहा था। लंगड़ाते हुए वो किचन में गया। वो गर्म पानी की बोतल दोबारा भर के अपने घुटने की सिकाई करना चाहता था। सिंक के पास खड़े होकर उसने गर्म करने के लिए केतली भरी और रिडल भवन की तरफ देखा। उसे ऊपर से खिड़कियों में रोशनी दिखी। फ्रैंक तत्काल समझ गया क्या हो रहा है। लड़के फिर मकान में घुसे होंगे। चूंकि रोशनी हिल रही थी इसलिए साफ जाहिर था आग जल रही थी। फ्रैंक के पास फोन नहीं था। वैसे भी जब पुलिस ने रिडल परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बारे में उससे पूछा था तब से वो पुलिस पर भरोसा नहीं करता था। उसने तत्काल केतली नीचे रखी, जल्दी जल्दी झोपड़ी में ऊपर चढ़ गया। पैर के दर्द के बावजूद वो जितनी तेजी से हो सकता था चलने की कोशिश कर रहा था। रिडल भवन के सामने वाले दरवाजे की खिड़कियों पर घुसपैठ का कोई निशान नहीं था। फ्रैंक लंगड़ाता हुआ मकान के पिछले हिस्से की तरफ गया, जो पूरी तरह आईवी की बेलों के पीछे छिपा हुआ था। उसने पुरानी चाबी से ताला खोला। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। वो गुफा जैसे किचन में पहुंच गया। फ्रैंक कई सालों से वहां नहीं आया था, हालांकि वहां पर खूब अंधेरा था। उसके कान ऊपर से आने वाली आवाजों और कदमों की आहटों को सुनने के लिए चौकन्ने थे। वो हॉल में पहुंच गया। दरवाजे के दोनों तरफ वाली खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ते समय सीढ़ियों पर जमी धूल की मोटी परत को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि इससे उसके पैरों और छड़ी की आवाज दब गई थी। ऊपर पहुंचकर फ्रैंक जैसे ही दाईं तरफ मुड़ा, उसे तत्काल पता चल गया वहां घुसपैठिए थे। गलियारे की बिल्कुल आखिरी छोर पर एक दरवाजा आधा खुला था। उसकी दरार में से हिलती हुई रोशनी दिख रही थी। उसने ध्यान से कमरे के अंदर देखा, अंगीठी जल रही थी। हैरानी हुई। उसने चलना बंद कर दिया, क्योंकि अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मालिक, अगर आपको भूख लग रही हो तो मैं थोड़ा सा दूध बचा है, बाद में लूंगा। ये आवाज भी एक आदमी की थी, लेकिन बड़ी अजीब आवाज थी। तीखी, बर्फीली और हवा के झोंके की तरह ठंडी थी। वॉमटेल, मुझे आके थोड़ा करीब खिसका दो। ज्यादा अच्छी तरह सुनने के लिए फ्रैंक ने अपना दायां कान दरवाजे की तरफ घुमाया। अंदर सख्त फर्श पर बोतल रखने और भारी कुर्सी के घसीटने की आवाजें आईं। फ्रैंक को कुर्सी ढकाने वाले एक नाटे आदमी की झलक दिखाई दी, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो एक लंबा काला चोगा पहने था। सिर का पिछला हिस्सा गंजा था। ठंडी आवाज से पूछा, नगीनी कहाँ है? मुझे पता नहीं मालिक, मुझे लगता है वो मकान की जांच पड़ताल करने गई होगी, पहली आवाज ने घबरा कर कहा। हमारे सोने से पहले तुम उसका दूध निकाल लेना वॉमटेल। मुझे रात में भूख लगेगी। सफर के कारण मैं बहुत थक गया। वर्मटेल नाम का आदमी दोबारा बोला, मालिक, हम यहाँ कितने समय तक रुकेंगे? 1 हफ्ते, शायद उससे भी ज्यादा। ये काफी आरामदेह है और हम अभी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सकते। क्विडिच वर्ल्ड कप खत्म होने तक कोई कदम उठाना मूर्खता होगी। क्विडिच वर्ल्ड कप मालिक? वर्मटेल ने पूछा। फ्रैंक ने अपने कान में जोर से उंगली घुमाई। माफ कीजिए, लेकिन मैं समझ नहीं, हम वर्ल्ड कप खत्म होने तक कुछ क्यों नहीं कर सकते? मूर्ख, क्योंकि इस समय दुनिया के जादूगर इस देश में आ रहे हैं। जादू मंत्रालय का हर अड़ंगेबाज ड्यूटी पर तैनात होगा, असामान्य गतिविधियों पर नजर रखेगा। फ्रैंक ने अपना कान साफ करने की कोशिश छोड़ दी। उसने साफ साफ जादू मंत्रालय, जादूगर और मगलुओं शब्द सुने थे। वो समझ चुका था इन शब्दों का कोई खुफिया मतलब होगा। वर्मटेल ने धीरे से पूछा, मालिक ने फैसला कर लिया है? निश्चित रूप से मैंने फैसला कर लिया है। ठंडी आवाज में अब चेतावनी का भाव था। वर्मटेल बोला, मालिक, ये काम हैरी पॉटर के बिना भी तो किया जा सकता है। हैरी पॉटर के बिना? अच्छा मालिक, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे उस लड़के की परवाह है, लेकिन यदि हम
किसी और जादूगर या जादूगरनी का इस्तेमाल करें तो काम जल्दी हो जाएगा। आप इजाजत दें तो मैं कुछ समय के लिए आपको छोड़कर चला जाऊं। मैं 2 ही दिन में किसी उपयुक्त जादूगर को लेकर लौट आऊंगा। दूसरी आवाज धीरे से बोली, ये ठीक है कि किसी दूसरे जादूगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मालिक इसी में समझदारी होगी। हैरी पॉटर पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत तगड़ी होगी। इसलिए तुम मेरी मदद करना चाहते हो, उसका विकल्प खोजना चाहते हो। शायद मेरी देखभाल करते करते उकता गए हो वर्मटेल, ऐसा तो नहीं? तुम कुछ समय की बजाय हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? मालिक, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझसे झूठ मत बोलो, दूसरी आवाज ने फुफकारते हुए कहा। तुम इस बात पर पछता रहे हो कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। तुम मुझे बड़ी हकारत से देखते हो। मैं देखता हूँ, मेरी तरफ देखते समय तुम्हारे नाक सिकुड़ जाती है। नहीं, मालिक के प्रति मेरी निष्ठा नहीं, कायरता। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह होती तो तुम एक पल नहीं ठहरते। मुझे दिन में कई बार दूध पीना पड़ता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह सकता हूँ? नगीनी का दूध कौन निकालेगा? लेकिन मालिक, अब तो आप काफी स्वस्थ दिख रहे हैं। झूठे कहीं के, मैं जरा भी स्वस्थ नहीं हूँ। तुम्हारी लापरवाह देखभाल के बदौलत मैंने जो थोड़ी बहुत सेहत हासिल की है वो कुछ ही दिनों में जा सकती है। खामोश। मेरे पास उस लड़के को इस्तेमाल करने के कई कारण हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने 13 साल इंतजार किया है। कुछ और महीने के इंतजार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी वर्मटेल, क्योंकि तुम लॉर्ड वोल्डेमार्ट के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहोगे। चलो वर्मटेल, हमें अपने रास्ते से एक और बाधा हटाना है, फिर मैं हैरी पॉटर तक पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें ये काम अकेले करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तब तक मेरा वफादार सेवक भी दोबारा हमारे साथ होगा। वर्मटेल ने कहा, मैं भी तो आपका वफादार सेवक हूँ। वर्मटेल, मुझे ऐसे सेवक की जरूरत है जिसके पास दिमाग हो और जिसकी निष्ठा कभी न डगमगाई हो। दुर्भाग्य से तुम में ये दोनों बातें नहीं हैं। मैंने ही आपको खोजा था और मैं ही तो बार्था जोरकिंस को आपके पास लाया था, वर्मटेल ने शिकायती अंदाज में कहा। तुम्हारी बात सही है, तुमसे इतने बढ़िया काम की उम्मीद नहीं थी। वैसे सच कहा जाए तो उसे लाते समय तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो कितने काम की होगी, है ना? मैंने सोचा था मालिक वो हमारे काम आ सकती है। झूठे कहीं के। बहरहाल मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, उसने जो हमें जानकारी दी वो बहुत कीमती थी। तुम्हें इस काम का इनाम मिलेगा वर्मटेल। मैं तुम्हें अपना बहुत महत्वपूर्ण काम करने दूंगा जिसे करने के लिए मेरे कई समर्थक अपना दायां हाथ कटवाने को तैयार होंगे। वर्मटेल एक बार फिर दहशत में आ गया। सचमुच मालिक? कौन सा काम? वर्मटेल, अगर मैं वो रहस्य भी बता दूं तो तुम्हें उस वक्त आनंद नहीं आएगा कि तुम्हें भी बर्था जोरकिंस जितने उपयोगी होने का सम्मान मिलने वाला है। आप आप मुझे भी मार डालेंगे? वर्मटेल की आवाज भर्रा गई, जैसे उसका मुंह बिल्कुल सूख गया हो। वर्मटेल, मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा? बर्था को तो इसलिए मारना पड़ा क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, मेरे काम की नहीं थी। वैसे भी अगर मंत्रालय से लौटकर वो ये बताती कि वो छुट्टियां मनाते समय तुमसे मिली थी तो बहुत से अजीब सवाल पूछे जाते। दुनिया जिन जादूगरों को मरा हुआ मानती है उन्हें किसी सराय में जादू मंत्रालय की जादूगरनी से नहीं टकराना चाहिए। हम उसकी शक्तिशाली याद को मिटा सकते थे, लेकिन शक्तिशाली जादूगर याददाश्त मिटाने के मंत्रों के ताले को खोल सकते हैं, जैसा मैंने उससे सवाल पूछते समय साबित किया था। बाहर के गलियारे में फ्रैंक को अचानक इस बात का एहसास हुआ। छड़ी पर रखा उसका हाथ पसीना पसीना हो चुका है। ठंडी आवाज वाला आदमी एक औरत को मार चुका था और बिना किसी पश्चाताप के इस बारे में बात कर रहा था। वो खतरनाक था, पागल था, और ये ही नहीं, और हत्या करने की योजना बना रहा था। हैरी पॉटर नाम का लड़का, चाहे जो भी है, खतरे में था। फ्रैंक जानता था उससे क्या करना है। लेकिन ठंडी आवाज वाला आदमी दोबारा बोलने लगा और फ्रैंक अपनी जगह पर खड़े खड़े ध्यान से सुनने लगा। एक और शाप देना होगा। मेरा वफादार सेवक हॉगवर्ट्स में होगा और हैरी पॉटर मेरे कब्जे में होगा वर्मटेल।
लेकिन शांत। मुझे नगीनी की आवाज सुनाई दे रही है। फिर दूसरे आदमी की आवाज बदल गई। वो ऐसी आवाजें निकालने लगा जो फ्रैंक ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो फुफकार रहा था और बिना सांस खींचे थूक रहा था। तभी गलियारे में उसे पीछे आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो दहशत की मारे उसे लकवा मार गया। अंधेरे गलियारे के फर्श पर कोई चीज रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी। जब वो चीज दरवाजे की दरार से जमीन पर पड़ती आग की रोशनी में आई तो आतंकित हो गया। वो एक बहुत बड़ी नागिन थी, कम से कम 12 फुट लंबी। नागिन बहुत पास आ चुकी थी। वो क्या करे? बचने का इकलौता रास्ता उसी कमरे में जाना था जहां दोनों आदमी हत्या की योजना बना रहे थे। अगर वो खड़ा रहेगा तो नागिन उसे काट लेगी, लेकिन इससे पहले वो कोई फैसला कर पाए, नागिन उसकी बराबरी पर आ गई। अविश्वसनीय और चमत्कारिक रूप से उसके पास से होती हुई अंदर चली गई। अब तक फ्रैंक के माथे पर पसीना आ चुका था और छड़ी पर रखा हाथ कांप रहा था। कमरे के अंदर से ठंडी आवाज अब भी फुफकार रही थी और फ्रैंक के मन में एक अजीब सा असंभव विचार आया। वो आदमी नागिन से बात कर रहा है। फुफकारने की आवाज बंद हो गई। अचानक एक बार फिर उस आदमी की आवाज आने लगी। वॉर्मटेल, नगीनी बड़ी रोचक खबर लाई है। वॉर्मटेल ने बोला। सचमुच मालिक? हाँ, नगीन का कहना है एक बूढ़ा मगलू इस कमरे के बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। फ्रैंक के पास छिपने का कोई मौका नहीं था। कदमों की आहट आई, दरवाजा खुल गया। वहां एक नाटा और गंजा होता आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर डर और दहशत का भाव था। वॉर्मटेल, उसे अंदर बुलाओ। तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? वॉर्मटेल ने फ्रैंक को कमरे के अंदर आने का इशारा किया। हालांकि फ्रैंक बुरी तरह दहला था, लेकिन उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। लंगड़ाते हुए दहलीज पार की। ठंडी आवाज ने फ्रैंक से पूछा, तुमने सब कुछ सुन लिया मगलू? तुम मुझे किस नाम से बुला रहे हो? फ्रैंक ने बहादुरी से कहा, क्योंकि कमरे के अंदर आ जाने के बाद उसका डर चला गया था। मुकाबला शुरू हो जाने के बाद वो बहादुरी से लड़ने लगा। युद्ध में वो हमेशा ऐसा ही करता था। मैं तुम्हें मगलू कह रहा हूँ, इसका मतलब तुम जादूगर नहीं हो। मैं नहीं जानता जादूगर से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने आज रात जो बातें सुनी हैं, तुमने किसी की हत्या की है और किसी और हत्या की योजना बना रहे हो। पुलिस को ये जानने में दिलचस्पी होगी। मेरी पत्नी जानती है मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए अगर वापस नहीं लौटा। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, कोई नहीं जानता तुम यहाँ आए हो। तुम किसी को बता कर नहीं आए हो। लॉर्ड वोल्डेमार्ट से झूठ मत बोलो, उसे सब पता है। अच्छा, देखिए लॉर्ड साहब, मुझे आपकी तहजीब कोई ज्यादा पसंद नहीं आई है और मर्द की तरह मेरे सामने आई है। लेकिन मैं मर्द नहीं हूँ मगलू, मैं मर्द से ज्यादा महान हूँ। मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाता हूँ। वॉर्मटेल, जरा मेरी कुर्सी तो घुमाओ। वॉर्मटेल रियाने लगा। तुमने सुना नहीं वॉर्मटेल? वॉर्मटेल अपना चेहरा ऊपर करके आगे बढ़ा, जैसे वो अपने मालिक और अंगीठी के पास वाली दरी पर बैठी नगीनी की दिशा में नहीं जाना चाहता था। वो कुर्सी को सरकाने लगा। जब कुर्सी के पाए नागिन की दरी पर आए तो वो अपना बदसूरत तिकोना से उठाकर फुफकारने लगे। जब कुर्सी घूमी तो फ्रैंक को दिख गया कि उस पर कौन बैठा था। उसकी छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। उसका मुंह खुला रह गया। वो जमकर चीखने लगा। वो इतनी जोर से चीख रहा था कि उसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के शब्द नहीं सुनाई दिए जो उसने अपनी छड़ी उठाकर बोले थे। हरी रोशनी चमकी और फ्रैंक ब्राइस जमीन पर ढेर हो गया। वो जमीन पर गिरने से पहले मर चुका था। 200 मील दूर हैरी पॉटर चौंक कर जाग गया।